Hi guys, I'm back. Welcome to the part 2. I hope you have taken a good break. Okay, now I'll start with the part 2. Okay, so guys, I know that I have not explained part 1 in detail. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हम लोग ने रीड ही की है, दैट इज़ बिकॉज कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ जस्ट टू मेक अस एक्सप्लेन। वो हमको समझाने के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा गया हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो कम ऑन लेट अस डू इट। सेकेंड पार्ट, द डच। ओके, अभी डच आ गए। नाउ, commercial enterprise led the Dutch to undertake voyages in the east. कॉर्नेलिस कमर्शियल एंटरप्राइज जो स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, उसके वजह से दैट अलाउड द डच टू अंडरटेक वोवेजेस। वोवेजेस मतलब वही जो वो लोग सी रूट्स ढूंढ के कोई और कंट्री जाते थे एंड दे यूज टू एक्सप्लोर द अदर रीजन्स। ठीक है, Cornelis D. Hartmann was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596. In 1602, the States General of Netherlands amalgamated many trading companies into East India Companies of नीदरलैंड्स। मतलब बहुत सारी कंपनीज को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स बनाई। This company was also empowered to carry on war, to conclude treaties, to take possession of territories and to erect fortress। तो इसको क्या क्या पावर मिली थी? To carry on war, to conclude treaties, to take possession of the territories and to erect fortress बनाने के लिए उनको परमिशन मिल गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, डच सेटलमेंट्स। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है फर्स्ट पैरा में। Dutch settlement. After their arrival in India, the Dutch founded first factory in Masulipatam. Now this is important. First factory कहाँ थी डच की? In Masulipatam in Andhra in 1605. They went on to establish trading centers in different parts of India and thus became a threat to Portuguese. ठीक है, और आ गई थी पोर्टुगीज की कंपटीशन आ गई है, so they be threat to Portuguese. They captured Nagapatnam near Madras from Portuguese and made it their main stronghold in साउथ इंडिया। ठीक है, सो नागापट्टनम को उन्होंने कैप्चर किया था फ्रॉम पोर्टुगीज और अपना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था। ठीक है, इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर वी हैव सीन हियर कि फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, उसके बाद दे कैप्चर्ड नागापट्टनम फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, नाउ द डच एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज ऑन कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, कहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की? कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार। ओके, नाउ गाइज आई विल टेल यू वन ट्रिक। यहाँ पर भी आप ना पीडीएफ में से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉपअप नोट आएगा। ओके, सो हियर यू कैन राइट शॉर्टकट्स। व्हाट इज हैपनिंग? See, so you can write factories, Dutch, यूपी, बिहार, बंगाल, या यूपी बीवी, यूपी बंगाल बिहार। ओके, ऐसा आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम, यहाँ पे पॉपअप आएगा एज सुन एज यू। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर लाइन, बस हम यहाँ से पढ़ लेंगे यूपी बंगाल बिहार। ओके, विल डू दिस इन द नेक्स्ट रीडिंग सेशन। In 1609 they opened a factory in Pulicat, North Madras. ठीक है, Pulicat, North Madras. Their other principal factories in India were at Surat, Bilipatnam, Karikal, Chinsura,
भरानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागापट्टनम, कोचिन, इतना सारा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. इम्पोर्टेंट वी हैव डन हियर. ठीक है. नाउ पार्टिसिपेटेड in the redistributive or carrying trade, they took on to the islands of Far East various article and merchandise from India. They carried indigo manufactured. Now किसका ट्रेड कर रहे थे? ठीक है, वो लोग दे कैरिड किस चीज का ट्रेड कर रहे थे? दे कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड इन यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया, टेक्सटाइल सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल, एंड सॉल्ट पाथरे फ्रॉम बिहार एंड ओपियम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली. ठीक है, इन सब चीज़ों का वो लोग बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे. ओके. नाउ एंग्लो डच राइवलरी. एंग्लो मतलब इंग्लिश. ठीक है, ये ब्रिटिशर्स जो थे उनको बोलते हैं एंग्लो, BRR, ब्रिटिशर्स. ठीक है, इनको बोलते हैं एंग्लो, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में की जो राइवलरी, इसको बोलते हैं एंग्लो डच राइवलरी. द इंग्लिश वेर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड, एंड दिस posed a serious challenge to commercial interest to of the Dutch. ठीक है, मतलब जो इंग्लिश के लिए डच थ्रेट थे और डच के लिए इंग्लिश के लिए कौन थ्रेट था? डच था कमर्शियल थ्रेट के लिए, और डच के लिए इंग्लिश थे. ऑब्वियसली व्हेन जब आपका कंपटीशन आ गया है तो ऑब्वियसली ही एक्ट एज योर कमर्शियल राइवल. कमर्शियल राइवलरी सून टर्न्ड इनटू ब्लडी वॉरफेयर. ठीक है, कमर्शियल राइवलरी टर्न्ड इनटू फाइटिंग. The climax of enmity between Dutch and English in the east was reached at Amboina, a place in present-day Indonesia which the Dutch had captured from Portuguese in 1605, where they massacred 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623. This incident further intensified rivalry between the two European companies. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर बोथ द पार्टीज केम टू कॉम्प्रोमाइज. मतलब इन दोनों के बीच में वॉर होता है. इस वॉर कौन से लोकेशन पे हुआ है वो दिया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दे केम टू कॉम्प्रोमाइज इन 1667. एंड व्हाट हैपेंड इन द कॉम्प्रोमाइज इज by which British agreed to withdraw all the claims on Indonesia. ये कॉम्प्रोमाइज में क्या हुआ? ब्रिटिश जो इंडोनेशिया में जो भी ब्रिटिश की प्रॉपर्टी थी या ट्रेड था, जो भी उनके क्लेम्स थे, तो ब्रिटिश ने क्या एग्री किया कि हम इंडोनेशिया से हमारा सारा बिजनेस हटा देंगे या हमारे सारे क्लेम्स वापस ले लेंगे, और इन रिटर्न सी आगे देखो, एंड द डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया टू कॉन्सेंट्रेट मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया. दे डिड अ वेरी सेंसिबल थिंग. ठीक है, एक ही जगह पे रह के दोनों लड़ाई करने से अच्छा है आई विल विड्रॉ माई क्लेम फ्रॉम इंडोनेशिया, यू विड्रॉ योर क्लेम फ्रॉम इंडिया. हम हमारा इंडिया में ट्रेड बिजनेस करेंगे, वी विल लिव इंडोनेशिया फॉर यू, आप लोग इंडोनेशिया में करो. ठीक है. They monopolized the trade in black pepper and spices, the most important Indian commodities the Dutch traded in were silk, cotton, indigo, rice and opium. ठीक है, we have seen it already. Now decline of Dutch का decline कैसे हुआ? Obviously now we have seen कि compromise हो गया तो obviously decline होगा, but we'll see what is written. The Dutch got drawn into trade of Malay archipelago further in the third Anglo-Dutch War. थर्ड Anglo-Dutch War में डच कहाँ पर मलाय में के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ. Communications between Surat and the new English settlement of Bombay got cut, to which 3 homebound English ships were captured in the Bay of Bengal by the Dutch forces. The retaliation by English resulted in the defeat of Dutch in the Battle of Hooghly, which dealt a crushing blow to Dutch ambitions in India. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि the retaliation of English resulted in defeat of Dutch in Battle of Hooghly.
ठीक है, बैटल ऑफ हुगली होती है जहाँ पे डच डिफीट हो जाते हैं। आई एम नॉट able to establish a link. Just a second, we'll read it again. The Dutch got drawn into the trade of Malay archipelago further in the Third Anglo-Dutch War. Communications between Surat and New English settlement of Bombay got cut down, to which 3 homebound English ships were captured by in the Bay of Bengal by Dutch forces. वही मतलब in short वो इनकी लड़ाई हो रही है, वही बता रहे हैं. They are fighting. The Dutch were not much interested in empire building in India. This is most important thing. उनका intention क्या था इंडिया में आने का? To trade. Okay. So that's why they easily came on compromise. मतलब easily मतलब बाकी लोगों के comparison में they compromised very soon and very easily. अगर उनकी जगह और कोई होता तो compromise इतने जल्दी नहीं होता. Okay. In any case, their main commercial interest lay in Spice Island of Indonesia, from where they earned huge profit through business. ठीक है, now our important topic, the English. Okay, now इसमें भी बहुत सारा text दिया है guys, not important from us. बस हमको इसमें वही दिया है, द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, मतलब कैसे चार्टर मिला, कैसे परमिशन मिला, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टार्ट हुई है ना. सो we will keep on highlighting and I'll explain you what is important. Now, Charter of Queen Elizabeth I. Okay. Francis Drake voyaged around the world in 1580. An English victory over Spanish Armada in 1588 generated a new sense of enterprise in British, encouraging sailors to venture out in East. इसमें से क्या important है? एक sense of enterprise मतलब एक business sense उनमें develop हुआ. एंड द ब्रिटिश वेर एनकरेजिंग सेलर टू वेंचर आउट इन ईस्ट, मतलब ईस्ट में एक्सप्लोर करो. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट, फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स, वैसे वो लोग हम लोग को ईस्ट बोलते हैं. ठीक है. एज द नॉलेज ग्रू ऑफ हाई profits earned by Portuguese in eastern trade, English traders too wanted to share. So in 1599, a group of English merchants calling themselves the merchant adventurers formed a company. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे. On December 31, 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with rights of exclusive trading to company named Governor and Company of Merchants of London, trading into East Indies. ठीक है, वही मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स मिलके एक कंपनी बनाते हैं, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड उसके अलग अलग यहाँ पे नाम दिए हुए हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन. जस्ट अ सेकंड गाइस. Okay, now on December 31, 1600, Queen Elizabeth issued a charter. ठीक है, कंपनी बन गई, बहुत सारे मर्चेंट्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया, उसकी कंपनी बनाई, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होता है ना. और क्वीन एलिजाबेथ उनको चार्टर इशू करती है विथ राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव trading to the company named Governor and Company of Merchants of London, trading into East Indies. ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू कि हमारे यहाँ का हमारा जो पोर्शन था, अवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड दे कॉल्ड ईस्ट, तो ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक चार्टर इशू किया. ट्रेड करने के लिए मतलब बिजनेस करने के लिए एक चार्टर, मतलब एक फरमान टाइप ऑफ, या एक परमिशन लेटर काइंड ऑफ, है ना. तो वो परमिशन लेटर दैट gave right of exclusive trading to the company. ठीक है. इनिशियली मोनोपोली ऑफ 15 years was granted. स्टार्टिंग में उनको 15 years का मोनोपोली ग्रांट किया था. मोनोपोली का मतलब ये हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब जैसे उनके कंट्री का मोनोपोली हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से कोई जा रहा है कॉलोनी बनाने के लिए, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के जो किंग है वो उनको मोनोपोली दे रहे हैं कि इंडिया से सिर्फ आपकी ही कंपनी जाएगी वहाँ पर, मतलब आपकी ही मोनोपोली रहेगी एटलीस्ट इंडिया से. ओके,
which in May 1609 extended indefinitely by a fresh charter. As the Dutch were already concentrating more on East Indies, the English turned to India in search of textile and other commodities of trade. ठीक है. Now progress of English company. कैसे उन्होंने progress किया? First point is foothold in West and South. Okay. Now Captain Hawkins arrived in the court of Jahangir. We have already seen Captain Hawkins went to Jahangir in April 1609 itself. But the mission to establish factory at Surat didn't succeed due to opposition from Portuguese, है ना? And Hawkins left Agra in November 1611. In 1611, the English had started trading at मसूलीपट्टनम. ठीक है, कहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था 1611 में मसूलीपट्टनम on the southeastern coast of India and later established a factory there in 1616. ठीक है. इन 16 मतलब मसूलीपट्टनम में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था और बाद में 1611 में 1611 में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था मसूलीपट्टनम में और 1660 में वहीं पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी. ओके. इट वाज इन 1612 दैट कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्टुगीज. ठीक है, यहाँ पे पोर्टुगीज को डिफीट कर दे रहे. In the Sea of Surat and impressed by Jahangir granted permission to English in early 1613 to establish a factory at Surat under Thomas Adelworth. In 1615, Sir Thomas Roe came as an accredited ambassador of James I to the court of Jahangir, staying on there till February 1619. तो यहाँ पर क्या बोला है, थॉमस बेस्ट ने क्या कर दिया, पोर्टुगीज को डिफीट कर दिया. जहांगीर इम्प्रेस हो गए इंग्लिश से, वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना. और जहांगीर ने परमिशन दे दी इंग्लिश को टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस एडलवर्थ. ठीक है. फिर ये हुआ 1613 में. फिर 1615 में सर थॉमस रो आते हैं इंडिया एंड केम एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स. ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं. दो ही वॉज अनसक्सेसफुल इन ट्रीटी करने आते हैं बेसिकली वो जहांगीर के साथ में. तो though he was unsuccessful in concluding a commercial treaty with the Mughal emperor, he was able to secure a number of privileges, including permission to set up factory at Agra, Ahmedabad and Bharuch. ठीक है. तो he was unsuccessful, कोई treaty नहीं हुई, but he was able to secure number of privileges. ठीक है, अगर ट्रीटी नहीं हुई तो क्या हुआ, बाकी प्रिविलेजेस उन्होंने निकाल ही लिए. दैट इंक्लूडेड परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच. ठीक है. द इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव अ स्मूथ प्रोग्रेस. इट हैड टू कंटेंड विद पोर्टुगीज एंड डच इन द बिगिनिंग. ठीक है, स्मूथ प्रोग्रेस नहीं था, उनको पोर्टुगीज और डच से का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में. बट द चेंजिंग सिचुएशन हेल्प देम एंड टर्न दिस इन देयर फेवर. ठीक है. बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स टू बाय किंग ऑफ पोर्टुगल एज डावरी व्हेन चार्ल्स मैरिड पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन. ठीक है. नाउ जो किंग चार्ल्स है, ही इज मैरिंग पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन, तो उनको बॉम्बे डावरी में दे रहे. ठीक है. बॉम्बे वॉज गिवन ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ £10 ओनली इन 1668. तो फिर बॉम्बे जो गिफ्ट में मिलता वो एज अ रेंट पे दे देते. ठीक है. लेटर बॉम्बे वॉज मेड द हेडक्वार्टर्स. ठीक है. नाउ हेडक्वार्टर्स किसको बनाए थे, बॉम्बे को, by shifting the seat of western presidency from सूरत to बॉम्बे. ठीक है. कहाँ से शिफ्ट हुआ था, सूरत से बॉम्बे. पहले सूरत हेडक्वार्टर था, उसके बाद में बॉम्बे को बना दिया था. सो देयर वाज टैक्टिक पीस बिटवीन द इंग्लिश एंड पोर्टुगीज नाउ. ठीक है, क्योंकि शादी हुई है, रिश्तेदार बन गए हैं, तो देयर वाज पीस अमंग देम. There was also an Anglo-Dutch compromise as mentioned earlier by which Dutch agreed not to interfere
विद द इंग्लिश कंपनीज ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था, जो यहाँ पर हुआ था अपना इंडोनेशिया में, उसके वजह से भी they decided not to interfere in each other activities. Thus the English were rid of two arch rivals of India, है ना। डच भी चले गए थे और पोर्टुगीज को भी इन्होंने हरा दिया था, तो दो उनके जो राइवल्स थे वो चले गए थे। Now, the English company's position was improved by Golden Farman issued by Sultan of Golconda. Obviously, जब फरमान मिलते हैं तो उनको privileges मिलते हैं, जैसे सेल लगता है तो हमको ऑफर मिलता है 50% ऑफ एंड ऑल, वैसे ही जैसे ही इनको फरमान मिलता है किसी एम्परर से, तो what happens is they get privileges, और उसके वजह से उनका एक्सपांशन होता है या कंडीशन इम्प्रूव होती है। On payment of 500 pagodas a year, they earned the privilege of trading freely in the ports of Golconda. A member, सी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, गोल्डन फरमान कौन से प्लेस के लिए था? दैट वाज फॉर पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, a member of Masulipatam Council, the British merchant Francis Day in 1639 received from ruler of Chandragiri permission to build fortified factory at Madras, which later became Fort Saint George। ठीक है, फोर्टिफाइड फैक्ट्री ऑफ मद्रास को ही क्या बोला जाता है, जो बाद में क्या बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम हैज एज हेडक्वार्टर्स। ठीक है, व्हाट रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज हेडक्वार्टर, तो इसका आंसर रहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। Thereafter, the English extended their trading activities to the east and started factories at Hariharpur in the Mahanadi Delta and Balasore in Orissa in 1633. Okay. Now, foothold in Bengal. बंगाल में उन्होंने फुट होल्ड मतलब अपने कदम कैसे जमाया, अपना पैर कैसे जमाया। ओके, Bengal was then a large and rich province in India, advanced in trade and commerce. Commercial and political control over Bengal naturally appeared an attractive proposition to profit-seeking English merchant। ठीक है, बंगाल रिच प्रोविंस था और ट्रेड और कॉमर्स में एस्टेब्लिश था, और कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल जो था इंग्लिश मर्चेंट का बंगाल के ऊपर, उसके वजह से उनको लग रहा था कि बंगाल वाज एन इम्पोर्टेंट प्रोविंस, सॉरी, इसलिए बंगाल वाज अपीयरिंग अट्रैक्टिव टू देम, और बंगाल वाज आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, शाह शुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1651, शाह शुजा कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल, in 1651 allowed the English to trade in Bengal in return for annual payment of 3000 in lieu of all duties। ठीक है, factories in Bengal were started at Hooghly Factories in Bengal were started at Hooghly and other places like Kasim Bazar, Patna, Rajmahal. Nevertheless, despite the privileges of the Farmans, the company's business was now and then obstructed by custom officers in the local checkpost who asked for the payment of tolls। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि फरमान के जो प्रिविलेजेस थे उसके अलावा भी द company's business was now obstructed by the custom officers in the local checkpost who asked for payment or tolls। ठीक है, तो मतलब जो किंग्स है उन्होंने फरमान दे दिया था कि चलो ठीक है, यू कैरी ऑन योर ट्रेड, हम लोग आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और जो भी उनके बीच में डील हुई थी। बट अब क्या हो रहा था कि जो लोकल जो ऑफिशियल्स थे वो उनसे टोल्स मांग रहे थे। ठीक है, टोल टैक्स जो रहता है ना वो मांग रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ऐसा था कि अब टोल भी नहीं देना था उनको,
है ना, बेसिक वो टैक्स तो पे कर ही नहीं रहे थे फरमान के वजह से, अब उनको टोल भी नहीं देना था। In pursuance of its changed policy, the company wanted to have a fortified settlement at Hooghly so that force could be used if necessary. William Hage, William Hage, the first agent and governor of the company in Bengal, appealed to Shaista Khan, the Mughal governor of Bengal, in August 1682 for redressal of grievances. ठीक है, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ग्रीवेंसेस उनके क्या थे कि भाई हमसे टोल भी मत लो करके। ठीक है, किसको बोला? शाइस्ते खान को। एज नथिंग केम आउट ऑफ द अपील, हॉस्टिलिटीज ब्रोक आउट बिटवीन द इंग्लिश एंड मुगल्स। ठीक है, 4 years later हुगली was sacked by imperial mughals in October 1686. The English retaliated by capturing the imperial fort Thana, riding Hijli in the east Madinapur, and storming the Mughal fortification at Balasore. However, the English were forced to leave Hooghly and were sent to unhealthy location at the mouth of river गंगा। तो क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है बट उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आता है। उसके वजह से हॉस्टिलिटीज ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल्स। हॉस्टिलिटी मतलब लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं दोनों। 4 years लेटर क्या होता है? हुगली वॉज सैक्ड बाय इम्पेरियल मुगल्स। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग इम्पीरियल फोर्ट। दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। ठीक है, इंग्लिश रिटेलिएट कैसे करने लगता है? इम्पीरियल फोर्ट को कैप्चर करके। ठीक है, बट इंग्लिश वेयर फोर्स टू लीव हुगली एंड सेंड टू अनदर लोकेशन। बट जो मुगल्स क्या करते हैं, वो इंग्लिश को ही भगा देते हैं। After the raid on Hooghly, Job Charnock, a company agent, started negotiations with Mughals so as to return to place called सुतानोती चार। ठीक है, चारनोक क्या करता है कि नेगोशिएशन स्टार्ट करता है, क्योंकि उनको ये सुल्तानोती नाम का जो जगह रहता है उनको वापस जाना पड़ता रहता है वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, चारनोक signed a treaty with Mughals in February 1690 and returned to Sultanate in August 1690। ठीक है, thus English factory was established on February 10, 1691, the day an imperial firman was issued permitting the English to continue contently their trade in Bengal on payment of 3000 a year in lieu of all the dues। ठीक है, a zamindar in Bardhaman district, Shobha Singh, rebelled, subsequently giving the English the pretext they were looking for to fortify the settlement at Sultanate in 1696. In 1698, English succeeded in getting permission to buy zamindari for the three villages Sultanate, Govindpur, and Kalighat, which is now Kolkata, from their owners on the payment of 1200। The fortified settlement was named Fort William। सो जो ये सब इतना है, फुट होल्ड इन बंगाल कैसे किया? बंगाल रिच प्रोविंस रहता है, इट अपीयर्स अट्रैक्टिव टू देम। वो मुगल एम्पायर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो शाह शुजा जो गवर्नर है वो अलाउ करता है इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए। वो उनको प्रिविलेजेस देता है फरमान में, लेकिन उनको टोल्स पे नहीं करने देते इंग्लिश को। तो वो अपने ग्रेवियंसेस सबमिट करते हैं, लेकिन उनकी जो ये है वो एड्रेस नहीं होता है। ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होता है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो इंग्लिश को भगा देते हैं हुगली से। फिर चारनोक क्या करता है कि चारनोक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करता है मुगल्स के साथ में। तो उसके बाद में बहुत सारी नेगोशिएशंस होती है, और उसके बाद में 1698 में इंग्लिश को सक्सेस मिल जाता है टू गेट जमींदारी ऑफ 3 विलेज। क्योंकि वही उनका एम था ना, जमींदारी मिल गई मतलब दे विल बी गेटिंग टैक्सेस, दे विल बी गेटिंग मनी, दे विल बी फ्री टू एक्सप्लॉइट द पीपल, है ना।
और उसी को वहाँ पे वो लोग फोर्टिफाइड सेटलमेंट करते हैं और उसी को फोर्ट विलियम बोला जाता है. ओके गाइस, लेट मी टेक अ क्विक वाटर ब्रेक. चलो, लेट्स गो गेट ऑन टू इट नाउ. फारूकसियर्स फरमान. फारूकसियर का फरमान. फरमान मीन्स अगेन कुछ प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं उनको. Okay. In 1715, an English mission led by John Surman to the court of Mughal Emperor Farrukhsiyar secured three famous farmans, giving the company many valuable privileges in Bengal, Gujarat and Hyderabad. So अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फारूखसियार का फरमान का इम्पोर्टेंस क्या है, सो यू हैव टू से कहाँ पर एप्लीकेबल था. सो Bengal, Gujarat and Hyderabad. The फरमान thus obtained were regarded as the Magna Carta of the company. Magna Carta मतलब बहुत important document जो होता है उसको Magna Carta बोलते हैं. And their terms were, अभी terms क्या थी उसकी फरमान की, ठीक है. इन बंगाल ये सिर्फ क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिल रहे थे वो है. सो आई विल जस्ट क्विकली रीड आउट, ठीक है. इन बंगाल द कंपनीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वेर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल, कर दिया एग्जाम्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्स का, फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज accepting the annual payment of 3,000 as settled earlier. The company was permitted to issue dastak for transportation of such goods. तो दस्तक की इशू करने की परमिशन मिल गई तो उनको बहुत सारा मनी कंट्रोल मिल गया, ठीक है. सपोज आई एम गिविंग यू अ दस्तक, तो आई विल टेक सम मनी फ्रॉम यू कि आप मुझे इतना इतना मनी दो दस्तक बनाने के लिए, और दस्तक बनाने के लिए आई एम चार्जिंग यू कि आपके दस्तक पे 10%, 15% ये आई विल बी गेटिंग द चार्जेस. द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड Calcutta. In Hyderabad, the company retained its existing privilege of freedom from duties in trade and had to pay prevailing rent only for Madras. In Surat, for annual payment of 10,000 rupees, the East India Company was exempted from the levy of all duties. It was decreed that the coin of company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. ठीक है. Apparently, the East India Company managed to earn number of trading concession in Bengal from the Mughal authority by the means of flattery and diplomacy. But the English had to vanquish the French before they could be rid of competitors and establish their complete sway over India. ठीक है, इतने सारे privileges मिल गए but still Portuguese were there और it was important कि उनको गायब करो अगर आपको इसके full privileges enjoy करने हैं तो, ठीक है. Now merging of two companies. After English Revolution of 1688, the Whigs and their enhanced influence opposed the monopoly of East India Company. Thus, a rival company was formed which deputed Sir William Norris to as its ambassador to the court of Aurangzeb to gain trading privileges for itself. The new company, however, proved a failure under the pressure from the Crown and Parliament. The two companies were amalgamated in 1708 under the title of United Company of Merchants of England, trading to the East Indies. Thus was the East India Company from 1708 to 1873, which was established टू ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. इसमें कुछ भी नहीं बोला है. ऑलरेडी जब ये एक कंपनी ऑलरेडी थी तो दूसरी एक कंपनी जेलस होने लगी कि सब राइट्स इनको कैसे मिल रहे. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू कंपनी. बट न्यू कंपनी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में शायद ये नहीं हो रहा था, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, तो दोनों भी कंपनी को अमेलगेमेट कर दिया. मतलब
दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया और उसके बाद में जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नाउ द फ्रेंच। फ्रेंच में व्हाट विल सी, फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। कहाँ कहाँ पे फाउंडेशन हुआ? देन एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कर्नाटिक वार्स। ओके, कॉजेस ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर है उसके बाद। डेन्स, why English succeeded against other European powers. Structure and nature of companies. ये guys, we are almost. चलो लेट्स डू इट, जल्दी जल्दी करते हैं। एंड ये जो बॉक्सेस में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये वी विल डू वेल रिवाइजिंग। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर वी आर इंक्लूडिंग all this information. Okay, we'll do it when we do the revision, because revision में will not be reading in detail, फटाफट will be doing important points, तो हम लोग तब करेंगे। ठीक है, चलो द फ्रेंच। नाउ फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फाउंडेशन हुआ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया? Although the French harbored a wish to engage in commerce of East India since opening years of 16th century, their appearance on the Indian coast was late. हालांकि वो चाहते थे स्टार्टिंग से ट्रेड करना, बट वो लेट आए इंडिया। Indeed, the French were the last Europeans to come to India with the purpose. French were the last Europeans to come to India with the purpose of trade. During the reign of Louis XIV, the king, famous minister Colbert laid the foundation of Compagnie des Indes Orientales, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर in 1664, in which king also took a deep interest. ठीक है, this company was granted a 50-year monopoly on French trade in India and Pacific Ocean। देखो इनको 15 years की monopoly मिल गई थी। The French king also granted the company a concession in perpetuity for island of Madagascar as well as any other territories it could conquer. The company spent a lot of its money and resources in trying to revive the colonies of Madagascar, but without any success. Then in 1667, Francis Caron headed an expedition to India, setting up a factory in Surat. Merkara, a Persian who accompanied Caron, founded another French factory in Masulipatam in 1669 after obtaining a patent from Sultan of Golconda. In 1673 the फ्रेंच obtained, देखो उन्होंने सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से परमिशन ऑब्टेन किया, पेटेंट ऑब्टेन किया, एंड यहाँ पर परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान, मुगल सूबेदार इन बंगाल, टू एस्टेब्लिश टाउनशिप एट चंद्रनागौर नियर कोलकाता। ओके, नाउ कुछ नहीं बोला है, वही ऑब्वियसली नाउ सी कुछ कुछ चीज़ें हमको लॉजिक से लर्न करनी है। ऑब्वियसली जब फ्रेंच आ रहे हैं तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि वो इंडिया में अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करेंगे। ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो एज सुन एज उनको फर्स्ट परमिशन उनके गवर्नमेंट्स, मतलब जो उनकी लोकल है, जो किंग विंग है, उनसे ज़रूरत पड़ेगी, वो उनको यहाँ मिल गई ये कंपनी फॉर्म करने की। सेकेंड परमिशन उनको लगेगी कि यहाँ के इंडिया के जो लोकल रूलर्स है उनसे लगेगी। तो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, नाउ पौंडीचेरी, नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। ठीक है, in 1673 शेर खान लोधी, the governor of
Valikondapuram under Bijapur Sultan granted Francisco Martin, the director of Masulipatam factory, a site for settlement. ठीक है. Pondicherry was founded in 1674. In the same year, Francisco Martin replaced Caron, the French governor. ठीक है. कहाँ पर उनको फर्स्ट परमिशन मिलती है? पौंडीचेरी में फैक्ट्री बनाने की उनको परमिशन मिलती है. The French company established its factory in other parts of India, particularly in the coastal regions. Mahe, Karikal, Balasore, Kasim Bazar were the few important trading centers of French East India Company. After taking charge of Pondicherry in 1674, Francisco Martin developed it as a place of importance. It was indeed the stronghold of French in India. ठीक है. पौंडीचेरी का चार्ज लेने के बाद में उसको एक इम्पोर्टेंट प्लेस करके इन्होंने डेवलप किए फ्रेंच लोगों ने. ठीक है. तो बस यहाँ तक इतना ही बोला है कि पौंडीचेरी में वो इस्टेब्लिश करते हैं. अर्ली सेटबैक टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. द फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन Dutch and French. Blasted by their alliance with the English since the Revolution of 1688, the Dutch captured Pondicherry the Dutch captured Pondicherry in 1693. Although the Treaty of Ryswick, ठीक है, किसके बीच में होता है? डच एंड फ्रेंच. Concluded in September 1697, restored Pondicherry to French. The Dutch garrison held on it for more years. Once again, under Francisco Martin's able guidance, Pondicherry flourished and turned out to be the most important settlement for French in India. Again, there was a bad turn in fortunes of French company in India when the War of Spanish Succession broke out in Europe. Consequent to this, they had abandoned their factories at Surat, Masulipatam, and Batnam in early 18th century. The French in India had another setback when Francisco Martin died in December 31, 1706. तो यहाँ पर इतना ही बोला है कि आ तो गए थे लेकिन उनको रेजिस्टेंस यहाँ पे देवर फेसिंग किसका? डच का. तो डच और फ्रेंच में वॉर होता है. उसके बाद में ट्रीटी ऑफ राइसविक होती है. उसके बाद में पौंडीचेरी बिकम्स द इम्पोर्टेंट सेटलमेंट. उसके बाद में एक फ्रेंच कंपनी स्पेनिश सक्सेशन ब्रोक होता है यूरोप में, जिसमें ये दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. इनकी जो मदर कंट्रीज है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके. नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच कंपनी. कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है? इन 1720 द फ्रेंच कंपनी was reorganized as the Perpetual Company of Indies, which revived its strength. This was further enhanced by stewardship of two active and wise governors between 1720 and 1742. Further, French India was backed by French possession of Mauritius and reunion by Southern Indian Ocean. गाइस ये जो सब चीज़ें हैं ना, यही एक्स्ट्रा है. ये न्यू वाला जो एडिशन है, दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है. कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि उनके बीच में क्या चल रहा था. ओके. देयर आर मेनी थिंग टू आस्क. ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यूपीएससी. Now, the Anglo-French struggle for supremacy, the Carnatic War. Now, एंग्लो और फ्रेंच के बीच में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं वो. सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम किसको बनना है. ठीक है. और उसी को हम लोग बोलते हैं कार्नाटिक वॉर्स. बैकग्राउंड ऑफ राइवलरी. दो द ब्रिटिश एंड फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. ठीक है. वो ट्रेडिंग पर्पज से आए थे लेकिन दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. बोथ हैड विजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर ओवर द region. The Anglo-French rivalry in India reflected the traditional rivalry of England and France throughout their histories. It began with the outbreak of Austrian War of Succession and ended with the conclusion of seven-year war, specifically in India. The rivalry in the form of three कर्नाटिक वॉर्स है ना. इंडिया में ये दोनों की राइवलरी 3 कर्नाटिक वॉर्स के सीरीज में हुई है.
decided once for all that the English and that once for all that the English and not the French were to become the master of India. मतलब the Carnatic war were deciding factor कि English will become the master of India and not the French. In 1740, the political situation in South India was uncertain and confused. Nizam Asaf Jah of Hyderabad was old and fully engaged in battling the Marathas in western Deccan, while his subordinates were speculating upon the consequences of his death. To the south of his kingdom lay Coromandel coast without any strong ruler to maintain a balance of power. Instead, there was a remnant of the old Vijayanagar Empire in the interior Mysore, Cochin, and Travancore on the Malabar coast, and in the east, the small state of Madura, Madurai, Tanjore, Tanjavur, and Tiruchirappalli, that is Tiruchirappalli, the decline. Okay, ये सारे states were surrounding. The decline of Hyderabad was the signal for the end of Muslim expansion, and the English adventure got their plans ready. Also, there was Maratha kingdom of Tanjore providing the Peshwa of Pune an excuse for the interference wherever he pleased. ठीक है? So, first Carnatic War. The Carnatic was the name given by the Europeans to the Coromandel coast and its hinterland. The First Carnatic War was an extension of Anglo-French War in Europe. मतलब इंग्लिश और फ्रेंच की जो वॉर यूरोप में चल रही थी, जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कमेटी है सेंट्रल लेवल पे, है ना? अगर उनमें कोई झगड़ा हो रहा है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो जो स्टेट कमिटीज होती होती है वो लोग में भी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है ना? इन द सिमिलर वे जो यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था, उसी के रेपरकशंस भी यहाँ पर हमको दिख रहे थे. सो उसका इमीडिएट कॉज क्या हुआ? ऑल्दो फ्रांस, conscious of its relatively weaker position in India, did not favor an extension of hostilities to India. The English navy under Barnett seized some French ships to provoke France. फ्रांस को पता था कि हम लोग वीक है, तो फ्रांस ने क्या किया कि मतलब फ्रांस ने नहीं पहल किया कि हम लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन इंग्लिश ने क्या किया, फ्रांस को प्रोवोक करने के लिए उनकी कुछ शिप्स सीज कर ली. ठीक है? फ्रांस रिटेलिएटेड बाय सीजिंग मद्रास with the help of fleet from Mauritius. The Isle of France under Admiral La Bourdonnais, the French governor of Mauritius, thus began the Carnatic War. इतना सब नहीं पूछेंगे किसके अंडर था, कौन सा गवर्नर था, है ना? सो बस इतना याद रखना है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एंडेड इन 1748 और ट्रीटी फाइल हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल. ठीक है? ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू कंक्लूजन. इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूजन पर आ गया, मतलब खत्म होने पर आ गया. अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी मद्रास वाज हैंडेड बैक टू इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन रिटर्न गॉट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका. वही एक्सचेंज पॉलिसी जो स्टार्टिंग में हुई थी, सेम इज हैपनिंग कि आप ये वाले टेरिटरी रखो, हम ये टेरिटरी रखेंगे, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. ठीक है? नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? is remembered as is remembered for the fort of Saint Thom fought between French forces and forces of Anwar Uddin, the Nawab of Carnatic, to whom English appealed for help. अब ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हो रहा है, लेकिन इंग्लिश ने किसकी हेल्प लिए है? Anwaruddin, Nawab of Carnatic. ठीक है? A small French army under Captain Paradise defeated the strong Indian army under Mahfuz Khan at Saint Thome on the bank of river Adyar. This was an eye-opener for Europeans in India. It revealed that even a small disciplined army could easily defeat much larger Indian army. Further, this was adequately brought out the importance of naval force in Anglo-French conflict in the
डेक्कन, ठीक है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, दो दो है, फ्रेंच और ये इंग्लिश का वॉर हो रहा है। उसके बाद में इंग्लिश को किसकी हेल्प ले रहा है? अनवरुद्दीन की हेल्प ले रहा है। फ्रेंच की आर्मी छोटी है, बट क्या हो रहा है? फ्रेंच और एक स्मॉल फ्रेंच और आर्मी ने डिफीट कर दिया इंग्लिश को। तो इनको बड़ा लेसन मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है आर्मी बड़ी होनी चाहिए। अगर एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी भी रही तो इट कैन make you successful. Okay, now second Carnatic War. The background for second Carnatic War was provided by rivalry in India. Dupleix, the French governor who had successfully led the French forces in the first Carnatic War, sought to increase his power and French political influence in the southern India by interfering in the local dynastic dispute to defeat the English. इसका background क्या है? ड्यूप्लेक्स जो था फ्रेंच गवर्नर, ही इज लीडिंग द फ्रेंच फोर्सेस, है ना। और व्हाट ही वाज डूइंग कि इन लोकल जो डायनेस्टिक डिस्प्यूट है उसमें वो इंटरफेयर करता रहता है। दिस मेक्स द बैकग्राउंड फॉर सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। Immediate cause: the opportunity was provided by death of Nizamul ul Mulk, the founder of independent kingdom of Hyderabad. In 1748, the release of Chanda Sahib, son-in-law of Dost Ali, the Nawab of Carnatic, by the Marathas in the same year. The accession of Nasir Jung, the son of Nizam, to the throne of Hyderabad was opposed by Muzaffar Jung, the grandson of Nawab, who laid claim to the throne, saying that Mughal emperor had appointed him as the governor of Carnatic. In the Carnatic, the appointment of Anwaruddin Khan as the Nawab was resented by Chanda Sahib. The French supported claims of Muzaffar Jung and Chanda Sahib in the Deccan and Carnatic respectively, while the English sided with the Nasir Jung and Anwaruddin. सो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया एंड चांद साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। और इंग्लिश के साइड में कौन था? नज़ीर जंग और अनवरुद्दीन, मतलब ये दो टीम बन गई थी। ओके, और उसकी जो रीजंस है वो यहाँ पर दिए हुए कि किसने किसको सपोर्ट क्यों किया, वही अभी बताया है, विच आई रेड। नाउ कोर्स ऑफ द वार। अभी ये दो ग्रुप्स बन गए ना। The combined army of Muzaffar Jung, Chand Sahib and French defeated and killed Anwaruddin at the Battle of Ambur. Muzaffar Jung became the Subedar of Deccan and Dupleix was appointed as governor. ठीक है, किसको डिफीट कर दिया? फ्रेंच ने डिफीट कर दिया इंग्लिश को, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? मुजफ्फर जंग बन जाता है सूबेदार ऑफ बंगाल एंड डुप्लेक्स को अपॉइंट कर देता है गवर्नर, ठीक है। फ्रेंच आर्मी अंडर बुसी was stationed at Hyderabad to secure French interest there. Territories near Pondicherry and some areas on the Orissa coast, including Masulipatam, were ceded to the French. ठीक है। Having failed to provide effective assistance to Muhammad Ali of Trichinopoly, Robert Clive, then an agent of the company, put forward the proposal for divisionary attack on the governor of Madras, Saunders. He suggested a sudden raid on Arcot, the capital of Carnatic, so as to relieve the pressure on Trichinopoly. He reasoned that in such an event, Chand Sahib would rush to save his capital. Thus, in against 1751, with only a force of 210 men, Robert Clive attacked and captured Arcot. As expected, Chand Sahib hastened to his capital, taking a force of 4,000 men from Tiruchirappalli, but failed to get back. God, गाइस ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये सब ये न्यू वर्जन में है। ओल्ड वर्जन में
इतना सारा डिटेल में नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. And if anyone is having PDF of the old version, please link down the link in comment section. हम लोग next chapters उसी से करेंगे. Okay, this is not required यार, this is not required. सी कोर्स ऑफ वार कुछ भी नहीं होता है, वही जो आई एम टेलिंग यू ना कि दो ग्रुप्स बन गए हैं, चांद साहिब और ये यही सबका. यहाँ पे सी हाउ मच डिटेल इज गिवन, नवंबर 19 सितंबर से ये वो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. चलो विल मूव ऑन यार, कम ऑन. तो रिजल्ट क्या होता है? The French authorities, annoyed at heavy financial losses Dupleix policy involved, decided to recall him in 1754. Godeheu succeeded Dupleix as the French Governor-General in India, adopted the policy of negotiations with English and concluded a treaty. ठीक है, फिर से ट्रीटी हो रही है इनके बीच में. The English and French agreed not to interfere in the quarrels of native princesses, क्योंकि दो ग्रुप बन गए थे, right? Also, each party was left in a position of territories actually occupied by them at the time of treaty. According to historian, the fear of serious repercussions in America prompted the French to suspend the hostility in India. ठीक है, ये इनका वहाँ पर भी हो रहा था ना, तो उसके implications इंडिया में भी हो रहे थे. It became evident that the countenance of Indian authority was no longer necessary for European success. Rather than Indian authority itself, it was becoming dependent on the European support. Muhammad Ali in the Carnatic and Shalbat Jung in Hyderabad became the client rather than patrons. Okay, now third Carnatic War. Come on. Background क्या था? Austria wanted to recover 7 year wars. ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस फिर से एक दूसरे के अपोजिट साइड में थे. Course of war in India. In 1758, the French army under Count de Lally captured the English fort of St. David and Vazinagram. Now the English, sorry guys, I'm not able to. Vizinagram. Now the English became offensive and inflicted heavy losses on French fleet under Admiral D.H. at Masulipatam. Battle of Wandiwash. The decisive battle of Third Carnatic War. Third Carnatic War के अंडर ही हुई थी ये. Was won by English. ठीक है, English ने जीत ली Battle of Wandiwash. ठीक है, which took place at Wandiwash or Vandivasi in Tamil Nadu. General Ayarkut of English totally routed the French army, मतलब भगा दिया French army under Count Thomas Arthur de Lally and took Bussy as a prisoner. Pondicherry was gallantly defeated by Lally for 8 months before he surrendered on January 16, 1761. With the loss of Jinji and Mahé, the French power in India was reduced to its lowest. Lally, after being taken as prisoner of war, London returned to France where he was imprisoned and executed in 1766. ठीक है, result and significance. The Third Carnatic War proved decisive. Although Treaty of Paris restored the French their factories in India, Treaty of Paris ने फ्रेंच को उनकी फैक्ट्रीज वापस दे दी थी, बट उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो डिसअपियर हो गया वॉर के बाद. ठीक है, देयर आफ्टर द फ्रेंच लाइक पोर्टुगीज एंड डच कन्फाइंड देमसेल्फ टू देयर स्मॉल एनक्लेव्स एंड कॉमर्स. ठीक है, अभी वो लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. English became the supreme European power in Indian subcontinent since the Dutch had already been defeated in the Battle of बेदारा. ठीक है, डच ऑलरेडी डिफीट हो गया था, पोर्टुगीज चले गए और अभी फ्रेंच भी चले गए, तो क्या हुआ? इंग्लिश बिकेम सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. The Battle of Plassey 1757 is usually regarded by historians as decisive event that brought about ultimate British rule over India. However, one cannot ignore the view that the
true turning point of control of subcontinent was victory of British forces over French forces at Vandevosh in 1760. The victory at Vandevosh left the East India Company with no European rival in India. ठीक है, हो गया, मोनोपोली बन गई. Significantly, the Battle of Vandevosh, natives served in both the armies as sepoys. It makes one think, irrespective of which side won, there was inevitability about the fall of India to European invaders. There was a lack of sensitivity to geopolitics in of the day, as well as lack of foresight on the part of native rulers. ठीक है. अब causes of English success and French failure. ठीक है, इंग्लिश क्यों सक्सेसफुल हुए और फ्रेंच क्यों फेल हुए. ठीक है, चलो गाइस, क्विकली विल डू दिस. हो गया बस, डेन्स हो गया. Yes, we are going to complete. English company was a private enterprise. ठीक है, this created a sense of enthusiasm and self confidence among the people with less governmental control. है ना, प्राइवेट एंटरप्राइज था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, तो वो लोग अपने मर्जी के मालिक थे. है ना, क्योंकि उनको जो क्वीन है उन्होंने सिर्फ फरमान दिया था, मतलब सिर्फ परमिशन दी थी, बट द फैक्ट्री वाज अ प्राइवेट एंटरप्राइज. लेकिन जो फ्रेंच कंपनी वो था स्टेट कंसर्न, मतलब वो गवर्नमेंट ओन थी, और गवर्नमेंट ओन होने की वजह से जो भी डिसीजंस वो लेना चाहते थे उसमें उनका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता था. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, डिले इन डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इंटरफेरेंस होता था. ये एक रीज़न था वाई इंग्लिश वेयर सुपीरियर. English Navy was superior to French Navy. It helped to cut off the vital sea link between the French possession in India and France. ठीक है, नेवी की सुपीरियोरिटी थी, है ना. सेकेंड पॉइंट, नेवी वॉज सुपीरियर. इंग्लिश हेल्ड थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस, नेमली कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, और फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही पोजीशन था. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. The French subordinated their commercial interest to territorial ambition, which meant the French company short of funds. In spite of their imperialistic motives, the British never neglected common interest. उनके motives imperialistic थे, लेकिन उन्होंने जो कॉमन इंटरेस्ट था, जो यहाँ के उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, वो कभी नेग्लेक्ट नहीं किए थे. So they always had funds and consequent sound financial condition to help them significantly in wars. ठीक है, जब आप war करते हैं तो you need to have finance to sponsor the war. A major factor in the success of English East India was superiority of the commanders in British camp. In comparison to the long list of leaders on the English side, Sir Eyre Coote, Major Stringer Lawrence, Robert Clive, and many others, there was only duplex on the French side. As I told you, we'll do this in the revision session. Okay, now Danes. The Danish East India Company, established in 1616 and 1620, founded factory at Tranquebar near Tanjore. ठीक है. Their principal settlement was Srirampur near Kolkata. The Danish factory, which were not important at any time, were sold to British government in 1845. The Danes are better known for their missionary activities than for commerce. ठीक है. Why the English succeeded against other European powers. ठीक है, इतने सारे यूरोपियन पावर आई, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डेन आए, उसमें से इंग्लिश ही क्यों सक्सेड हुई, उसके रीजंस हमको देखना है. ठीक है. All the European nations who came as traders to India after new sea routes were declared, England emerged as most powerful and successful by the end of 18th century. The major factor which can be attributed for the success of English against the other European powers, Portugal, Netherlands, French, Denmark in the world. In the
in general and in India in particular were as follows. Structure and nature of trading companies. ठीक है, formed through amalgamation, ईस्ट इंडिया कंपनी दो तीन कंपनीज का मर्जिंग करके बना था. कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर whose members were elected annually. The shareholder of the company exercised considerable influences as the vote could be bought and sold through purchase of shares. The trading company of France and Portugal were largely owned by the state in their nature. जो भी हमने ऊपर देखा कि private और government का क्या difference था. In the French company, the monarch had more than 60% share. See, you just have to remember the heading. क्या reasons थे? Structure and nature of companies में you can write ये वाला point कि जो हमने ऊपर देखा था ना, एक गवर्नमेंट ओन था, एक प्राइवेट ओन था. उसके बाद में नेवल सुपीरियोरिटी, एक इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन राइट कि इंग्लिश ने अपना नेवल पावर जो है वो अच्छे से डेवलप किया था, लेकिन फ्रेंच ने नहीं किया था. सी, ब्रिटिश वेर एबल टू डिफीट पोर्टुगीज एंड फ्रेंच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ नेवल शिप्स. The English learned from Portuguese the importance of efficient navy and improved their own fleet technologically. बस इतना भी लिखे तो चलता है. You don't have to write. Industrial Revolution. Industrial Revolution started in England early in 18th century और new machine का invention हुआ था. है ना. This machine greatly improved production in the field of textile, metallurgy, steam. So industrial revolution reached other European nations late than helped English to maintain its hegemony. Military skill and discipline. वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल थी. ठीक है. मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन रहने की वजह से वो लोग वार अच्छे से फाइट कर सकते थे. और वॉर अच्छे से फाइट हुआ मतलब दे आर गोइंग टू विन, एंड दे आर विनिंग मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी उनके अंडर आ रही है. ओके. गवर्नमेंट वॉज स्टेबल. लेसर जील फॉर रिलीजन. जैसे हमने पोर्टुगीज केस में देखा था कि उनका मेजर एम था कि दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, वैसे ये लोग ने रिलीजन के बीच में ये लोग नहीं पड़े. ठीक है. यूज ऑफ डेट मार्केट. ठीक है. So one of the major innovative reasons why Britain succeeded between the mid 18th century and mid 19th century while European nations fell was that it used debt market to fund its wars. See how innovative. The world's first central bank, Bank of England, was established to sell government debt to the money market on the promise of decent return on Britain's defending rival countries like France and Spain. Britain was thus employed to spend much more on its military than its rival. Britain's rival France could not match the expenditure of English between 1694 and 1812. First under the monarchs, then under the revolutionary government, and finally under Napoleon Bonaparte, the France simply went bankrupt, which is outdated ways of raising money. So कैसे इनोवेटिव चीज करके दे रेज्ड फंड फॉर वॉर्स, और उन्होंने क्या क्या किए. दिस डिटेल नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर. जस्ट हेडिंग याद रखो कि डेट मार्केट यूज करके दे यूज द मनी टू स्पॉन्सर डेट मार्केट टू फंड इट्स वॉर्स. बस इतना भी लिखे तो हो जाएगा. So here we have ended the second part of the chapter, guys. Now next I'll be making इसका revision. As I told you, ये new version of book है, इसमें बहुत extra information है which is not needed. So in next lecture we are going to revise the whole chapter in as less time as possible. ओके. और उसके बाद में फिर हम चैप्टर 4 करेंगे. ओके. सो आई होप यू लाइक द वीडियोस. So guys, please, it took me a lot of effort to make this. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and you can also connect to me on my Instagram handle. The link will be in the description box. Okay, chalo, bye bye, take care.